गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो ऑल आईएएस एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में मैंने आपको कल भी बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट होगा, कि इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ स्टेट किया, स्टेट को क्रिएट कैसे किया गया। तो आइए इस टॉपिक पे चलते हैं। तो सभी एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को ठीक तरीके से समझें। जो भी कंटेंट्स मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो सब एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटीग्रेट ही कर रहा हूँ सब कुछ। और ये फैक्ट्स और फिगर्स को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अच्छे तरीके से फैक्ट्स पर ध्यान दें और अपने ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा कोशिश करें। प्रिलिमिनरी फैक्चुअल बेस एग्जामिनेशन होता है एस्पिरेंट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से। तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने इसको टू डोमिनेंट पार्ट में डिवाइड किया गया था, पाकिस्तान एंड इंडिया। दो सेपरेट स्टेट्स बना के इस कंट्री को इंडिया को दो कंट्री में डिवाइड कर दिया गया। और जब डिवाइड कर दिया गया तो इसमें पाकिस्तान अलग से एक स्टेट बनाया और इंडिया अलग से एक स्टेट बनाया। इसमें हुआ क्या, इसमें प्रिंसली स्टेट जो भी कुछ थी, एक कंडीशन रखी गई कि ये फर्स्ट तो पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था। तो जो भी हमारी 552 प्रिंसली स्टेट थी, इसमें एक कंडीशन रखी गई कि कोई भी अपनी चॉइस से आइदर पाकिस्तान और इंडिया सेल्फ चॉइस से चूज़ कर सकता है और कहीं पर भी अपने आप को इमर्ज कर सकता है। बट फिर भी द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ मासेस डिफाइन टू सेलेक्ट द नेशंस एंड सेलेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ टू नेशंस, कि किसके साथ को रहना चाहते हैं। और इसी के साथ डोमिनेंस ऑफ इंडिया, सेपरेट डोमिनेंस ऑफ इंडिया जब बना था 1947 में क्रिएट किया गया था ये फ्रेंड्स। और पाकिस्तान एंड गिव थ्री ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट्स। तो थ्री क्या ऑप्शन थे? ज्वाइनिंग इंडिया, ज्वाइनिंग पाकिस्तान, आर रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। सो थ्री ऑप्शंस उस टाइम दिए गए थे कि आइदर ज्वाइनिंग पाकिस्तान और इंडिया एंड रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। तो इसमें 552 स्टेट्स में से फ्रेंड्स 549 स्टेट्स ने एमर्ज हो गई थी इंडिया के साथ, एंड अनदर थ्री स्टेट्स वो एमर्ज नहीं हुई थी। वो कौन कौन सी थी? द थ्री स्टेट्स आर हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये हैदराबाद एंड जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर जो थ्री प्रिंसिपल स्टेट थी, ये एमर्ज नहीं थी इंडिया के साथ, ना ही पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर हुआ क्या, हैदराबाद एंड जूनागढ़ जो थे वो एंड कश्मीर, ये रिफ्यूज कर चुके थे ज्वाइनिंग इंडिया। हाउ एवर इन कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, दे वर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया। ये कैसे इंडिया में इंटीग्रेट हुए थे? हैदराबाद बाई मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन द्वारा इंटीग्रेट किया गया, एंड जूनागढ़ इंटीग्रेट विद इंडिया जो है बाय रेफरेंडम हुआ, एंड जम्मू एंड कश्मीर बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस। सो बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर वाज एमर्ज्ड विद इंडिया एट दैट टाइम इन 1947। सो इन 1950s में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट करता है फोर फोल्ड क्लासिफिकेशंस को। ये जब हमारा संविधान बनता है तो 1950 में फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन होती है स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन की। वो क्लासिफिकेशन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में रखी जाती हैं। इन ऑल होता क्या है कि नंबर्स जितने 29 थे, यानी हमारी आज जो 28 स्टेट हैं, एक स्टेट हम अभी 2019 में इसको रिऑर्गेनाइज किया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसके टू पार्ट्स जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बट पार्ट ए में उस समय 1950s में क्लासिफिकेशन फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन होती है, और क्लासिफिकेशन में पार्ट ए में कुछ स्टेट रखी जाती हैं, कुछ बी में, पार्ट बी में, पार्ट सी एंड पार्ट डी में। पार्ट ए में स्टेट्स कंप्राइज की जाती हैं 9 अर्स्टवाइल जो गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, उनको पार्ट ए में रखा जाता है। एंड पार्ट बी में वो स्टेट्स कंसिस्ट की जाती हैं जो 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट थी विद लेजिस्लेचर्स ब्रिटिश क्राउन के टाइम में, तो उनको पार्ट बी में रखा जाता है। पार्ट सी में वो स्टेट्स एस्टवाइल रखी जाती हैं जिनके एस्टवाइल चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे,
और ब्रिटिश इंडिया, उनको पार्ट सी में रखा जाता है। एंड सम ऑफ द एस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो भी पार्ट सी में रखी गई। और दीज पार्ट सी जो थी, ये स्टेट जो थे, ये 10 इन नंबर थे, ऑल इन 10 इन नंबर, और वर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था, एडमिनिस्टर किया जाता था। बट पार्ट डी में ओनली वन स्टेट्स उस टाइम हुआ करता था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको बाद में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इट वर केप्ट एज द सॉलिटरी पार्ट डी स्टेट। इसको बिल्कुल अकेले ही पार्ट डी में रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। बट धीरे धीरे होता क्या फ्रेंड, जब इस पे बहुत सारा विवाद हो जाता है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म उठना शुरू हो जाता है, ओपोजिशन पार्टीज एंड अनदर पीपल्स ऑफ फ्रॉम साउथ इंडिया, तो वो कहते हैं कि हमें डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट रीऑर्गेनाइज किया जाए हमारी स्टेट को। तो वहाँ पर गवर्नमेंट कंफ्यूज होकर, गवर्नमेंट काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूज थी, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको एग्जामाइन करने के लिए कमीशंस का गठन किया गया, यानी कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया, फॉर्म किया गया। इस कमीशन का नाम था धर कमीशंस। तो ये धर कमीशन जो था, ये 1948 में, जून 1948 में इसको कमीशंस को जो था अंडर चेयरमैनशिप एस के धर, इसको बनाया गया। और इसको एग्जामाइन करने के लिए कहा कि एग्जामाइन कीजिए फिजिबिलिटी ऑफ दिस, कि हम स्टेट को किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से कमीशन जो है हमें रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट्स को हम स्टडी करेंगे, उसका एग्जामाइन करेंगे। उसमें से जो भी फिजिबिलिटी हमें लगेगी, तो गवर्नमेंट कह रही थी कि हम तब स्टेट का ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, रीऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाएंगे। December 1948, the commissions was submitted on recommendation to the central government. And what was the recommendations? The recommendation state ने ये दे दी कि reorganization of state को करना है तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर किया जाना चाहिए। जबकि साउथ इंडियन पीपल्स का डिमांड था कि लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनानी चाहिए। बट एस के धर कमीशंस जब बनाया गया, तो एस के धर कमीशंस का रिपोर्ट आया और रिकमेंडेशंस दी भारत सरकार को कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट का निर्माण होना चाहिए, यानी रीऑर्गेनाइज्ड किया जाना चाहिए। Then also government was not satisfied from the recommendations of SK Dhar commissions. Government again formed the committee for re-examine the report and recommendations of the SK Dhar commissions. तो उस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटीज में थ्री मेंबर्स रखे गए। वो थ्री मेंबर्स कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, पंडित वल्लभ भाई पटेल, एंड नेक्स्ट थे पता भाई सीतारमैया। फ्रेंड्स, ये तीन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटा भाई सीतारमैया। ये साउथ इंडियन मेंबर्स था, पता भाई सीतारमैया। ये तीन मेंबर्स का एक कमेटीज बनाया गया, जिसको कहा गया कि आप रिकमेंडेशन ऑफ द एस के धर कमीशन को एग्जामाइन कीजिए और रिपोर्ट कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कीजिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट इफ इट कंसिडर द परफेक्शंस from the re-examines the recommendations of the SK Dhar Commission by JVP committee. So friends, next formally गवर्नमेंट ने जो कमेटी फॉर्म की गई थी, फ्रेम की गई थी, उस कमेटी ने रीएग्जामाइन किया और फॉर्मली रिजेक्ट किया गया लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जेवीपी कमेटी ने भी लैंग्वेजेस बेसिस पर स्टेट बनाना, रीऑर्गेनाइज करना रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह 19 अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड, क्या फोर्स किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ये किस बेस पे हो रहा था फ्रेंड्स? पोटी श्री रमोला, जो कांग्रेस के पर्सन हुआ करते थे, वो स्टेंड हो गए थे स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे,
56 डे की हंगर स्ट्राइक रही थी साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्रा की प्रदेश की जो पीपल्स की डिमांड थी, इस लीडर्स ने क्या कहा था, ये लीडर्स की डिमांड रख रहा, इस लीडर ने डिमांड रखी थी कि जब तक आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, तब तक वो हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। और उनकी सारी जितनी भी पॉलिटिकल नेता हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अगेंस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट हंगर स्ट्राइक डिक्लेरेशंस कर चुके थे। और इस हंगर स्ट्राइक 56 डे की हंगर स्ट्राइक में पोटी श्री रमोला की डेथ हो जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया गया तब कि अब आपको आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना होगा। और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत एसेंशियल पॉइंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, ये पॉइंट आता है। वैसे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में हमारे जो है एक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, यहाँ पर तो हमारा 2 3 4 जो है बिल्कुल आपके पास स्टेटमेंट्स आती हैं। और उन स्टेटमेंट्स में से अगर ऐसा एक स्टेटमेंट होता है और बाकी ये स्टेटमेंट होते हैं, तो आपको ये फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन में शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट जो था वह आंध्र प्रदेश बना था। After that, government again to re-examine. Government wanted to re-examine this committee's report. Ki why the committee had given or submitted the report to central government and refused to reorganize the state on the linguistic basis. गवर्नमेंट ने अगेन एक कमीशंस का गठन किया एंड नेक्स्ट कमीशन फिर बैठाया। उस कमीशंस को 19 सितंबर दिसंबर 1953 में फॉर्म किया गया, अपॉइंट किया गया। और उसका चेयरमैन जो थे वो फजल अली थे, उसको हम फजल अली कमीशंस कहते हैं। फजल अली कमीशन जब अपॉइंट किए गए, इसके चेयरमैन 1953 दिसंबर में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप एग्जामाइन कीजिए कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो स्टेट के क्रिएशंस बनाना है, तो वो जो डिमांड चल रहा है साउथ इंडिया से लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्या ये क्रिएशन ऑफ स्टेट होना लाजमी है, क्या ये स्टेट होना परफेक्शंस है। इसको ये इंटेंसिफाई डिमांड ऑफ फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी है, अदर रीजन भी ये डिमांड करेंगे। इसी तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप फजल अली रीएग्जामाइन करते हैं द होल क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने रीएग्जामाइन किए। इट्स अदर 2 मेंबर्स, इनके साथ 2 मेंबर्स और थे और उनका नाम था फ्रेंड्स के.एम. पनीकर एंड एच.एन. कुंजरू। के.एम. पनीकर एंड एच.एन. कुंजरू including chairman Fazal Ali was appointed by the government of India for re-examine the whole questions to reorganize the state or creations of state on linguistic basis. So कमेटी क्या करती है, कमेटी री-एग्जामाइन करती है और अपना रिपोर्ट सबमिट करती है सितंबर 1955। और ब्रॉडली एक्सेप्ट किया गया इसमें कि लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कौन सा इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि लैंग्वेज जो है वो बेस होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का। बट ये रिजेक्ट किया गया कि थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट वाज रिजेक्टेड एंड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्सेप्टेड। ये कमेटी ने कहा गया। इसमें आगे गवर्नमेंट क्या करती है तो देखिए, जब इन्होंने ये कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं कि वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है ये पॉलिसी नहीं होना चाहिए, तो इसको व्यू किया गया था पहले ही कॉन्स्टिट्यूशंस में, द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी रीड्राइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। उसके बाद ये क्या कहा गया
इन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि 4 फैक्टर्स जो बनाए गए हैं, 4 मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। वो जो 4 फैक्टर्स जो बनाए गए थे उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, उनको भी अकाउंट में लेना चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम जो हिट करे और रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट के लिए जो बनाई गई उनको भी रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में स्कीम में लाना चाहिए। वो कौन कौन से थे 4 फैक्टर्स? उन्होंने 4 फैक्टर्स बनाए अपने। वो क्या 4 फैक्टर्स कमिटीज़ ने बनाए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किए थे? So the 4 factor is the first factors: preservation and strengthening of unity and security of the country. This is the most important point. I again repeat it: preservation and strengthening of the unity and security of the country. Preservation and strengthening of the unity and security of the country. This is the first factor. Second factors: linguistic and cultural homogeneity. Linguistic and cultural homogeneity. The third factors: financial, economic and administrative considerations. The most important point: third, financial, economic and administrative considerations. And the last point is planning and promotions of the welfare of the people in each state as well as of the nation as a whole. So these 4 factors was studied by the commissions, that is known the Fazal Ali commissions, and submitted its report to the Parliament House, Union Government, and said these 4 factors should be considered in any scheme of the reorganization of state. कमीशन जब ये सुजेस्ट करता है तो गवर्नमेंट इसको ज़रूर कंसीडर करती है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना यूनियन गवर्नमेंट का काम है, बट कमेटीज़ का रीएग्जामाइन करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना एंड सबमिट करना, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कमीशंस। कमीशंस सुजेस्ट और भी करता है। इस फजल अली कमीशन ने और सुजेशन भी यूनियन गवर्नमेंट को दिए कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बनाए गए थे 1950 में, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में जो स्टेट्स रखी गई थी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स पहले ब्रिटिश क्राउन में एज ए चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, कुछ स्टेट्स जो एस्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस थी, कुछ स्टेट्स जो स्टेट विद लेजिस्लेचर था, और एक ऐसा स्टेट था जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अकेला ही पार्ट डी में रखा गया था। फजल अली कमीशन ने सुजेशन दिया कि इस 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का एबोलिशन होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन शुड बी अबॉलिश्ड of state creations under the original constitution and creations of 16 states and 3 centrally administrated territory, यानी यूनियन टेरिटरीज बनाना चाहिए। ये फजल अली कमीशन का रिपोर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया, सबमिट किया गया कमेटी द्वारा। नाउ what did do the government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये रिकमेंडेशन स्टडी की, स्टडी कौन करता है आप सब जानते हैं, स्टडी पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटीज़ होती हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटीज़ द्वारा इसको एग्जामाइन करती है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसीज होती हैं, बहुत सारे जो हैं कमीशंस होते हैं छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, वो एग्जामाइन करते हैं इस कमेटीज़ को। फिर दोबारा जब गवर्नमेंट ने इस पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी ने इसको एग्जामाइन किया, स्टडी किया इस रिकमेंडेशंस को फजल अली कमीशंस के, सो गवर्नमेंट फाइनली क्या करती है? फाइनली गवर्नमेंट हैड टेकन द डिसीजंस टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ फजल अली कमीशंस। और क्या रिकमेंडेशन थी? जितना भी मॉडिफिकेशन के बारे में कमेटी ने कहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिकमेंडेशंस को कंसीडर करके मॉडिफिकेशंस पर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया
1956 में यानी 1956 में, एंड सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम बोलते हैं 1956 में किया गया। और वो क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्ट? सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया। at which basis the recommendations are report of the Fazal Ali commissions accepted by the union government and amend the constitutions, seventh constitutional amendment in 1956। और 1956 में क्या बनाया गया? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जो डिस्टिंक्शन थी बिटवीन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एबॉलिश कर दिया और सीधा दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956 बनाया गया और उस पर वर्कआउट किया। ये रिकमेंडेशंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी का जो एबॉलिशन था, ये फजल अली कमीशंस का रिपोर्ट था, उसका रिकमेंडेशन था जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और इसको मॉडिफाई किया, इसको एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश करने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट बना। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। सम ऑफ देम, कुछ उनमें से स्टेट देखी जो थी, यूनियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के आधार पर कई स्टेट्स को मर्ज किया गया विद अदर स्टेट एंड कई स्टेट्स को रीडिज़ाइन किया गया। कई स्टेट्स को रीडिज़ाइन किया गया और उनको डेजिग्नेट कर दिया गया अदर स्टेट्स, यानी सेपरेट ऑफ स्टेट भी बनाया। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट को, तो कई एरियाज़ को उन्होंने मर्ज भी किया। उसके बाद कुछ एरियाज़ को डेजिग्नेट कर दिया एंड some area were designated as union territory of India, which was and today is also directly administered and controlled by the union government. So ये यूनियन टेरिटरी वर क्रिएटेड ऑन November 1st 1956। तो उस समय जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956 बना, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ। हाउ मच वर स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1956 and union territory? That is, on the basis of reorganization act 1956, 14 states were created and 6 union territory was designated. So ये उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी भी क्रिएट की गई अंडर आफ्टर 1956। वो कौन कौन सी थी? ये तो लार्ज स्केल पे, इवन आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना था 1956 में, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अंडर went continues change due to the pressure of popular agitation and political conditions। इस कंडीशंस पे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये इतना बड़ा चेंज लाया था, कोई छोटा चेंज नहीं था, ये लार्ज स्केल पे चेंज आया था। इसको जो लाया गया था, कंटिन्यू चेंज की डिमांड हो रही थी। ये प्रेशर जो पॉपुलर एजिटेशन चली हर एरिया से, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट वेस्ट से, तो ये एक पॉलिटिकल कंडीशंस बन चुकी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और इसमें गवर्नमेंट को डिसीजंस लेना ही था, बट डिसीजंस इस तरीके से होना चाहिए था कि किसी को भी उनका पर्सनल लैंग्वेज भी हिट ना हो, पर्सनल लैंग्वेज भी वायलेट ना हो, राइट्स वायलेट ना हो। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ट डिसीजन लेके ये बेस्ट पॉलिसीज एंड बेस्ट क्रिएटेड ऑफ स्टेट्स एंड डेजिग्नेटेड ऑफ यूनियन टेरिटरी कर दी। तो ये डिमांड ऑफ द क्रिएशन सम मोर स्टेट्स भी था ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल होमोजेनिटी के ऊपर। पहले मैंने ये फैक्टर बनाया, तो रिजल्ट यही हुआ कि बाइफर्केशन एग्जिस्टेंस में आया और स्टेट्स क्रिएट की गई। इसमें न्यू स्टेट्स भी बनी आफ्टर 1956 में। तो व्हाट वाज द न्यू स्टेट? जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात था 1960 में, ये बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ मुंबई हुआ करता था और इसको डिवाइड किया गया 2 सेपरेट पार्ट में, और महाराष्ट्र एंड गुजरात को अलग स्टेट बना दिया गया। और गुजरात
जो था वो गुजराती स्पीकिंग यानी लिंग्विस्टिक बेस्ड गुजराती स्पीकिंग पीपल थे, और महाराष्ट्र जो था मराठी स्पीकिंग पीपल थे। सो गुजरात जो है 15 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये महाराष्ट्र के साथ ही हुआ करता था पहले, तो 1960 में गुजरात को अलग किया गया और लिंग्विस्टिक बेस पे इसको गुजराती स्पीकिंग के तहत इसको अलग किया गया और इसको 15 स्टेट ऑफ इंडिया बनाया। दादरा एंड नगर हवेली जो था ये पुर्तगीज रूल करते थे इसके ऊपर, इस टेरिटरी के ऊपर, until liberations of 1954। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे होता क्या है, सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरीड ऑन टिल 1961। तो बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर चूजन बाय द पीपल themselves, and it was converted into union territory of India by the 10th Constitutional Amendment Act 1961। सो 1961 में इसको यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ये पहले पुर्तगीज के पास होती थी 1960, इसको लिबरेट कर दिया 1954 में, और 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, इसको यूनियन टेरिटरी क्रिएट डेजिनेट कर दिए गए। नेक्स्ट जो चेंज आया वो गोवा, दमन एंड दीव। सो गोवा जो था फ्रेंड्स, वो इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम द पुर्तगीज बाय मीन्स ऑफ ए पुलिस एक्शंस। जब इंडिया ने मिलिट्री एक्शंस, पुलिस एक्शंस लिया 1961 में, तो गोवा को लिबरेट कर दिया और दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड ए यूनियन टेरिटरी बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। So this is the most important questions. Many papers, many civil service examination. The point is also put up there कि लास्ट स्टेट कौन सी थी जो फॉरेन के पास रूल, फॉरेन के रूल में हुआ करती, फॉरेन कंट्रीज के, वो कौन सी थी? तो दैट वाज गोवा। गोवा वाज द लास्ट स्टेट विच वाज लिबरेटेड बाय द मिलिट्री, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिलिट्री और पुलिस एक्शंस। तो ये पुर्तगीज के पास हुआ करती थी। 1961 में इसको लिबरेट कर दिया गया और 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और इसको यूनियन टेरिटरी से इसको जो है फ्रेंड्स यूनियन टेरिटरी डेजिग्नेट कर दिया गया। लेटर ऑन 1987 में गोवा को जो है उसको फिर कन्फेडर स्टेटहुड कर दिया। 1987 में इसको स्टेट बनाया और कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, दमन एंड दीव वाज मेड ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव जो थे वो गोवा के साथ हुआ करता था और गोवा एंड दमन एंड दीव जो था वो एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, जॉइंट यूनियन टेरिटरी। गोवा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में लाया और लेटर इन 1987 में क्या हुआ, गोवा को सेपरेट स्टेटहुड मिला, दमन एंड दीव को सेपरेट कर दिया गया और दमन एंड दीव को अलग यूनियन टेरिटरी डेजिग्नेट कर दिया गया। नेक्स्ट पौंडीचेरी। मैंने कल भी इसको डिस्कस किया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जितने डिस्कस किए थे मैंने, कि वो चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट, ये पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है। पौंडीचेरी आज की डेट में इसका नाम पुडुचेरी है। तो टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी जो थी ये कंप्राइज, ये किसके पास हुआ करता है, ये फ्रेंच गवर्नमेंट के पास हुआ करता है। यहाँ पर फ्रेंचीज रूल करते थे, फ्रेंचीज एस्टैब्लिशमेंट था यहाँ। तो इंडिया नॉन एज पौंडीचेरी, कार्यकाल महा एंड यानाम, ये यहाँ के नाम थे। तो फ्रेंच क्या किया, फ्रेंच ने इसको हैंड ओवर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को 1954 में। सब्सिक्वेंटली इट वाज एडमिनिस्ट्रेड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। तो टिल 1962 जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, टिल 1962 तक इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से अमेंडमेंट के तहत, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1962 तक ये यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। पुडुचेरी आज यूनियन टेरिटरी भी आज भी है और तब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1962 में। और एडमिनिस्ट्रेट यूनियन टेरिटरी होती क्या है, यूनियन टेरिटरी मीन्स दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द नागालैंड। 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म हुआ बाय टेकिंग द नागा हिल्स
and Tonseng area out of the state of Assam. ये असम के साथ हुआ करता था और असम से इसको सेपरेट कर दिया गया और नागालैंड जो था स्टेटस ऑफ 16 स्टेट ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन बनाया गया और इट वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम इन 1961.